नमस्कार। आज हमारे अध्ययन का विषय है भारत का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम भारतीय अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर रहे हैं। भाग 1 में हमने हिमालयी अपवाह के अंतर्गत सम्मिलित सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का अध्ययन किया था। भाग 2 के अंतर्गत हमने प्रायद्वीपीय अपवाह के अंतर्गत सम्मिलित विभिन्न नदी तंत्रों का अध्ययन किया था। भाग 3 में हम हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों का विभिन्न आधारों पर तुलनात्मक अध्ययन। अब हम विभिन्न कारकों के आधार पर हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। दी गई स्लाइड में बाईं ओर हिमालयी नदियों की विशेषताओं को प्रदर्शित किया गया है, जबकि दाईं ओर प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं को बताया गया है। सबसे पहले हम उद्गम के आधार पर तुलना करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिमालयी नदियों का उद्गम ऊंचे पर्वतों तथा हिमाच्छादित प्रदेशों से होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग एवं कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों से होता है। हिमालयी नदियों की प्रवाह प्रकृति सदानीला होती है, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियां साल भर बहती हैं, क्योंकि इन नदियों का उद्गम हिमाच्छादित प्रदेशों से होता है या कहें हिम नदों से होता है। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पिघलने से इनमें जल का प्रवाह बना रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, यानी ये नदियां वर्षा के जल पर निर्भर हैं। ग्रीष्म ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां या तो सूख जाती हैं या फिर कुछ बड़ी नदियां उनमें जल स्तर अत्यंत ही कम हो जाता है। हिमालयी नदियां तरुणावस्था में हैं, जो अपनी घाटियों को गहरा करने में लगी हुई हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ावस्था से गुजर रही हैं तथा आधार तल के करीब हैं। आधार तल प्रत्येक नदी के लंबवत अपर्दन की अंतिम सीमा होती है। अधिकांश नदियां अपना जल सागर में गिराती हैं। सागर का तल ही नदियों के आधार तल को निर्धारित करता है, यानी प्रत्येक नदी तब तक लंबवत अपर्दन करती है या कहें तब तक अपनी घाटी को गहरा करती रहती है जब तक वह सागर तल को प्राप्त नहीं कर लेती। जब नदी अपनी घाटी को इतना गहरा कर लेती है कि उसका तल सागर तल के बराबर हो जाता है, तब वह आधार तल को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार प्रत्येक नदी तब तक अपनी घाटी को गहरा करती है जब तक वह आधार तल को प्राप्त नहीं कर लेती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक नदी अपनी घाटी के तल को सागर तल के बराबर एक क्षैतिज रेखा में कर ले, बल्कि आधार तल वह निम्न ढाल वाला वक्र है
जिसमें नदी घाटी से सागर की ओर धीरे धीरे ढाल में कमी होती चली जाती है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली अधिकांश नदियां सागर तल के बराबर हो चुकी हैं या कहें अपने आधार तल को प्राप्त करने वाली हैं। हिमालयी नदियां जैसा कि तरुण अवस्था से गुजर रही हैं, इसलिए महाखड्डों का निर्माण करती हैं, जिन्हें गोर्ज कहा जाता है, यानी गहरी और सक्रिय घाटियां बनाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां उथली घाटियों से होकर बहती हैं। हिमालयी नदियों की एक और खास विशेषता यह है कि ये नदियां मार्ग परिवर्तन के लिए भी जानी जाती हैं। खासकर कोसी नदी, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, यह नदी अक्सर अपना मार्ग बदलती है, जिस कारण इसके प्रवाह क्षेत्र में अक्सर बाढ़ आती रहती है। हिमालयी नदियां जैसे ही हिमालय से उत्तरकर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, तो सर्पीले रास्तों को अपनाती हैं या कहें विसर्पण करती हुई आगे बढ़ती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत सीधे मार्ग अपनाती हैं। हिमालयी नदियों में शीर्षवर्ती अपरदन के कारण सरिता अपहरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, यानी हिमालय से निकलने वाली अनेक नदियां अपने उद्गम की ओर शीर्षवर्ती अपरदन के कारण दूसरी नदियों के जल का हरण कर लेती हैं या कहें सरिता अपहरण कर लेती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में सरिता अपहरण की प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती है। हिमालयी नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदी उस नदी को कहेंगे जब नदी के मार्ग में सीमित भाग पर स्थलखंड के उत्थान होने के बावजूद वह नदी अपने पहले वाले मार्ग को ही अपनाती है। हिमालय से निकलने वाली अनेक नदियां हिमालय पर्वत श्रेणी से भी अधिक प्राचीन समय की हैं, किंतु जैसे जैसे हिमालय पर्वत उभरता गया, वैसे वैसे ये नदियां अपनी घाटी को अधिक गहरा करते हुए पूर्ववर्ती मार्ग के अनुसार ही बहते आ रही हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां अध्यारोपित एवं अनुवर्ती होती हैं। अध्यारोपित नदी उस नदी को कहेंगे जब ऊपरी सेल संरचना में निर्मित घाटी का आरोपण निचली सेल संरचना पर होता है, चाहे वह सेल संरचना ऊपरी सेल संरचना से भिन्न ही क्यों ना हो। ऐसी नदी अध्यारोपित नदी कहलाती है, जबकि ढाल के अनुसार बहने वाली नदियों को अनुवर्ती नदी कहा जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों का जलग्रहण क्षेत्र या कहें कैचमेंट एरिया बड़ा होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का जलग्रहण क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां मैदानी भागों में नौ परिवहन तथा सिंचाई की दृष्टि से अनुकूल होती हैं, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भागों में ये नदियां जल परिवहन की दृष्टि से आदर्श होती हैं। साथ ही इन नदियों के जल का
कृषि में सिंचाई की दृष्टि से भी बड़ा महत्व है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां तटीय भागों में ही जल परिवहन तथा सिंचाई की दृष्टि से आदर्श है। हिमालय की नदियों के अपवाही क्षेत्र भौम जल की दृष्टि से समृद्ध है, यानी इन नदियों के अपवाही क्षेत्र कोमल शैलों से निर्मित है, इसलिए यहां भूगर्भिक जल के बड़े भंडार पाए जाते हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाही क्षेत्र में भूमि कठोर है, वह कठोर अप्रवेश्य शैलों से निर्मित है तथा पठारी भूभाग होने के कारण इन क्षेत्रों में भौम जल के सीमित भंडार पाए जाते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां केवल पर्वतीय क्षेत्रों में जलप्रपात बनाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का लगभग संपूर्ण मार्ग प्रपाती होता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां अधिकांश ऊंचे नीचे मार्गों से होकर गुजरती हैं। ऐसे में इनके संपूर्ण प्रवाह मार्ग में जलप्रपात देखने को मिलते हैं, जो जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से आदर्श होते हैं। हिमालयी नदियां मुहाने के समीप डेल्टा बनाती हैं, जो आकार में काफी बड़े होते हैं। डेल्टा किसे कहेंगे? नदी सागर में जल गिराने से पहले अपने मुहाने के समीप जलोढ़ के जमा करने से जो आकृति बनती है उसे डेल्टा कहा जाता है। इस प्रकार हिमालय से निकलने वाली नदियों के डेल्टा बड़े आकार के होते हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत छोटे आकार का डेल्टा बनाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नदियां जैसे नर्मदा और तापी जवार नदमुख बनाती हैं, यानी एक लंबा तथा सक्रिय मुहाने का निर्माण करती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां बड़ी मात्रा में अपने साथ अवसाद बहा कर लाती हैं। इन अवसादों के जमा करने से मैदानों का निर्माण होता है। ये मैदानी भाग कृषि कार्यों की दृष्टि से तथा औद्योगिक एवं परिवहन के विकास की दृष्टि से अनुकूल होते हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में जनसंख्या का अधिक जमाव देखने को मिलता है। आप समझ सकते हैं, भारत के उत्तर में स्थित सतलज, गंगा एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भूभाग कृषि कार्यों की दृष्टि से अधिक महत्व रखता है। साथ ही मैदानी भूभागों में उद्योगों का विकास करना तथा परिवहन का विकास करना अधिक आसान होता है। इसीलिए ये क्षेत्र सघन जनसंख्या के केंद्र हैं। आप इसको इस प्रकार भली भांति समझ सकते हैं कि देश की लगभग 16.5% जनसंख्या अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जो गंगा के मैदानी भाग में बसा हुआ है, जबकि प्रायद्वीपीय भागों से निकलने वाली नदियों के डेल्टाई भागों में ही अधिक जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। इस तरह हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन किया। धन्यवाद।